बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों की 9th क्लास की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमने जो अपना टॉपिक कवर करना है वो है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 आपकी जब पेपर में आएगी, एग्ज़ाम में आएगी, तो वो उसमें से जो मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस हैं वो आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको अपनी सीरीज़ में कवर करना है। तो हम इसका 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी आपको याद करने का है वो आप लोग इसमें सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हम लोगों ने पॉइंट आउट करने हैं कुछ मैट्रिसेस कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, यूनिट मैट्रिक्स हैं, या रो मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं या नल मैट्रिक्स हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको बस जैसे ही मैं सवाल लिखूँ तो उसके साथ साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट इसका, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 0 0 0 और 0। देखें, जब भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उस मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। सेकंड इसमें जो है पार्ट वो है 2 3 एंड 4। देखें, ये एक रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स किस वजह से है? अगर आप इसको मैट्रिक्स को ज़रा सा थोड़ा सा देखें तो आप लोगों को एक जो डोमिनेंट जो चीज़ नज़र आएगी, जो प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आएगी, वो एक रो नज़र आएगी। कॉलम्स आपको नज़र आएंगे ज़रूर, लेकिन वो एक छोटे छोटे कॉलम्स हैं। तो जब कोई चीज़ प्रोमिनेंट होती है तो उसको हम लोग उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नेम दे देते हैं। तो ये एक रो है, या अगर आप इसको इस तरह भी समझें कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो है तो उसका नाम रख दिया जाता है रो मैट्रिक्स। और इसमें कॉलम्स भी 3 हैं, लेकिन आपने इसको एक रो से ही क्लासीफाई करना है, तो इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। सी जो है वो है 4 0 6। और ये देखें, एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें एक वन प्रोमिनेंट रो सॉरी कॉलम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 1 0 1। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है 2 क्रॉस 2 का, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में समझा था 2 बाय 2 का ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ई पार्ट हमारे पास है, उसमें एलिमेंट 0 है, तो ये भी अगेन नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और एफ पार्ट हमारे पास अगेन एक कॉलम मैट्रिक्स है 5 6 एंड 7, क्योंकि इसमें एक ही रो है, सॉरी एक ही कॉलम है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे जंप करें। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस को क्लासीफाई करना है इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स में। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे। जो पहला हमारे पास पार्ट है वो है -8 12 2 0 7 एंड 4। देखें, ये अगर आपको इस तरह का सवाल आएगा तो इसमें आप लोग देखेंगे कि रेक्टेंगल जो होती है उसमें जो विड्थ होती है वो उसकी हाइट से डिफ़र करती है, डिफरेंट होती है। तो इस मैट्रिक्स को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें रोज़ तो हैं 2 लेकिन कॉलम हैं 3, तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को नाम दिया गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन 2 है 3 0 1। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को सीख लिया। नेक्स्ट है 6 3 -4 एंड 2। तो हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है ये? क्योंकि इसमें जो कॉलम्स और रो की जो तादाद है वो सेम है, 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन
रिपीटिशन हो गई है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 1 3 5 2 4 6। लाइकवाइज दिस क्वेश्चन नंबर 1, ये भी इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 3 10 -1। तो ये एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों की एक रो प्रोमिनेंट हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक कॉलम मैट्रिक्स है। 8 जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, और जो पार्ट 9 है वो 0 0 0, सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वो एक नल मैट्रिक्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग इधर से समझ लेते हैं अपने पार्ट 1 से। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में सेम एलिमेंट्स आते हैं। ये एक डायगोनल है। जब भी आप लोगों को ये चीज़ कोई आपसे पूछे कि जी किसी मैट्रिक्स का या किसी शेप का डायगोनल क्या है, तो ये फर्स्ट डायगोनल ये कहलाता है। ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, ठीक है, टू द राइट हैंड साइड बॉटम, तो ये आपका फर्स्ट डायगोनल कहलाता है। और अगर जो सेकंड डायगोनल होता है वो यहाँ से यहाँ होता है, राइट हैंड कॉर्नर से लेफ्ट हैंड कॉर्नर तक बॉटम। तो लेकिन हम लोगों का लेना देना सेकंड डायगोनल से नहीं होता, मैट्रिसेस में होता है, लेकिन ये कि वो इस तरह होता है कि सेकंड डायगोनल में आपके पास 0 0 होने चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो फर्स्ट डायगोनल है उसमें आपने एलिमेंट्स को देखना होता है। तो अगर तो डायगोनल्स में एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन अगर एलिमेंट सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो इस वजह से ये एक मैट्रिक्स है स्केलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 0 0 -1। देखें, मैंने अभी लास्ट पार्ट में यही बात की थी कि अगर आपके फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, नो मैटर वो डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आपके सेकंड डायगोनल में 0 0 है तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो वो स्केलर होगा। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे लेकिन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ फर्स्ट डायगोनल में, बाकी में जगहों पे 0 0 होंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह पार्ट 3 है, C = 1 0 0 1। देखें, यहाँ पे भी काम यही हुआ है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये 1 1 आ गया और सेकंड में 0 0 आ गया, तो इसको आप लोग सीधा सीधा नाम देंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, यानी कि उसका ऑर्डर 2 by 2 है। लेकिन लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। फोर्थ, D = 3 0 0 0। चलिए आइडेंटिटी इसको हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये आपको थोड़ा सा पजल करता है क्वेश्चन। ये इस वजह से करता है कि यहाँ पे भी अब आपका 0 आ गया, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, आपने इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स नाम देना है, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट है ना, 3 तो एलिमेंट है हमारे पास, तो कोई मसला नहीं है। तो इसको भी आप नाम देंगे डायगोनल। क्वेश्चन नंबर E5 का E5 है और E पार्ट है 5 - 3 0 0 1 + 1। देखिए, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि 5 - 3 2 होता है और 1 + 1 भी 2 होता है और 0 0। तो इसमें आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं करना कि आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे 2 और 2, बस इसको आपने क्लासीफाई करना है। ठीक है। तो आप इसको स्केलर मैट्रिक्स नाम देंगे। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम थोड़ा सा देखें, मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि वो क्लासिफिकेशन से हट के थोड़ा सा अलग से चीज़ है। अब इसमें हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है कि आप लोगों ने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने हैं।
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जब निकलते हैं जब आप उनके साइंस चेंज कर देते हैं, सिंपल इज़ दैट, कोई इसमें नॉट अ बिग डील। देखें ए इज़ इक्वल्स टू 1 0 -1, इसका जब आप नेगेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ए और आ जाएगा -1 0 1। मैंने क्या किया, 1 का साइन चेंज किया, -1 लगा दिया। 0 का आपको पता है कोई साइन नहीं होता, -1 का साइन ऑपोजिट किया तो +1 आ गया। तो आपको प्लस डालने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 इज़ फाइन। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। बी पार्ट है 3 2 -1 और 1, तो इसका आंसर आएगा -3 -2 1 एंड -1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसके साइंस आपने चेंज करने हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब शायद ये है कि हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स उनके साथ नेगेटिव साइन लगाना है, माइनस लगाने, नहीं, ये मतलब नहीं है। जिनके साथ प्लस है उनके साथ हमने माइनस लगाना है, जिनके साथ माइनस है उनके साथ प्लस लगाना है। बेसिकली अगर आप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को अगर किसी अपने साथ पीयर को समझाते हैं, दोस्त को समझाते हैं, तो वो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यार आपने साइन ऑपोजिट करने हैं, साइन उलट देने हैं बस। तो देखें ये इसका आंसर आएगा -2 -3 -6 एंड -2। उसके बाद डी पार्ट 3 4 -2 -5 एंड ई पार्ट इज -1 -2 +5 एंड -3। ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5 है, उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांसपोज भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स रोज़ में दिया हुआ है तो आपने उसको कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, दैट्स इट। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके पास पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 -2, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ये होगा कि ये कॉलम में दिया हुआ है, आपने इसको रो में लिख देना है 0 1 एंड -2, सिंपल। ठीक है, बी जो है वो 5 1 एंड -6, तो इसका जो ट्रांसपोज है बी एंड ऊपर छोटा सा टी डालते हैं, तो आपने इसको, ये रो में दिया हुआ है तो आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 5 1 एंड -6। सी पार्ट इज 1 2 3 2 -1 एंड 0, तो आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो देखें ये इस तरह दिया हुआ है आपको, आप सिंपली, आपको मैं अगर ट्रिक बताऊं इसकी, तो आपने इस तरह करना है कि जो रोज़ है ना उसको आपने कॉलम में लिखते रहना है। पहली रो को उठाएं 1 2 लिख दिया, दूसरी रो को उठाया लिख दिया, और तीसरी रो को उठाया इस तरह लिख दिया। ठीक है, आप एक एक रो को उठा के सॉल्व करते रहें, आपकी उसमें मिस्टेक कोई नहीं आएगी। डी है 2 0 3 5, तो इसमें क्या होगा 2 3 एंड 0 5। ठीक है, उसके बाद ई है 2 -4 3 5, तो इसका आंसर है 2 3 -4 एंड 5। ठीक है, मैं चाहूँगा कि एफ़ पार्ट जो है आप लोग वो कमेंट में मुझे उसका आंसर बताएं कि उसका आंसर क्या है। हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन 6 पे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हम लोगों ने दो पार्ट्स हैं और उसमें हम लोगों ने वेरीफाई करना है। वेरीफाई ये करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, और ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया है 1 0 2 1। देखें, इसको मैं आपको एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर आपको थोड़ा सा बताऊंगा तो आपने इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। फॉर्मेट आपको मैंने कल भी बताया, बहुत ज़रूरी है। लेफ़्ट हैंड साइड, इस क्वेश्चन की आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठानी है, और वो है क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व होती है। ए का ट्रांसपोज आएगा 1 2 0 1। ठीक है,
अब देखें, जब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे जो कि हमारी सवाल की रिक्वायरमेंट है, तो 1 0 2 1 ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। इसको डबल ट्रांसपोज भी कुछ लोग कहते हैं, और जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, आपको समझने में आसानी हो। तो देखें, हमारे पास ए का जब हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया, हमारे पास दोबारा से ए आ गया, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू ए और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास ये थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो कि ये है 1 2 1 0, इसका आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे सॉल्यूशन करके बताना है कि आप लोगों का आंसर बी का ट्रांसपोज आया है या नहीं आया। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।